अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज मैं आपसे हॉरर नावल अबुल होल शेयर कर रही हूँ। इसके मुसन्निफ़ हैं अनवार सिद्दीकी। अनवार सिद्दीकी के बारे में बताती चलूँ कि ये उर्दू फ़िक्शन के मशहूर लिखारी हैं और इन्होंने सैकड़ों की तादाद में पुरस्कार और हौलनाक वाक़यात पर मबनी नावल तसनीफ़ किए हैं और इनके मशहूर नावलों में अमरपेल, ग़ुलाम रूहें और इनका शामिल हैं। तो आइए इस दिलचस्प नावल की पहली किस्त सुनते हैं। द बीस्ट कोहर में डूबा हुआ सिविल लाइंस का वो पोश इलाका इस वक्त बड़ा पुरस्कार लग रहा था। धुंध में लिपटी हुई आलीशान इमारतें भी भूत प्रेत की तरह सर उठाए आपस में सरगोशियाँ करती नज़र आ रही थीं। शाम को बारिश होने के सबब खुनकी में भी खासा इजाफा हो गया था, जिसकी वजह से सड़कें वीरान और सुनसान नज़र आ रही थीं। इलेक्ट्रिक पोल के बल्ब भी माहौल की पुरस्कारियत में टिमटिमाते दिखाई दे रहे थे। कभी कभार थोड़े थोड़े वक्फे के बाद अगर कोई गाड़ी नमूदार होकर अपनी मंजिल की तरफ भागती नज़र आ जाती तो चंद लम्हों के लिए खूब अंधेरे और खामोशी का फसूं टूट जाता। सड़कों पर आवारा घूमने वाले कुत्ते भी इस वक्त सर्दी की शिद्दत और कहर से खौफज़दा होकर किसी कोने खुदरे में छुपे बैठे थे। हर सिमत गहरा सुकूत तारी था। सिविल लाइंस का वो पोश इलाका जो अपनी खूबसूरती के सबब हर खासो आम के लिए एक नुमायाँ हैसियत रखता था, पर इस वक्त खुद अपनी हालत पर हैरान नज़र आ रहा था। इस वक्त रात के 11:30 का अमल था। आम दिनों में इस वक्त भी वहाँ खासी चहल पहल नज़र आती थी, लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते से मौसम ने अचानक अंगड़ाई लेकर जो करवट बदली थी, इसने इलाके के दुकानदारों की रोज़ाना आमदनी को भी बेहद मुतासिर किया था। इलाके के शॉपिंग सेंटर जो रात को 11 बजे तक बरकी कुमकुमों की तेज़ रोशनी से जगमगाते रहते थे और खुशपोश ग्राहकों की आमदोरफ्त से पुररौनक दिखाई देते थे, मौसम की एक फुरेरी लेते ही सरे शाम ही से बंद होने लगे थे। आलीशान कोठियों और महलनुमा इमारतों में रहने वाले भी मगरिब के बाद घरों के दरवाजे बंद करके बैठ जाते थे। अलबत्ता चौकीदारों की सीटियों की आवाज़ें वक्फे वक्फे से सन्नाटे में दूर तक गूंजती हुई सुनाई देती थीं। 12वीं शाहराह पर पार्क से मुल्हिका चौकी में 4 सिपाही बैठे गर्मा गर्म चाय से अपने जिस्म को हरारत बख्शने में मसरूफ़ थे। इनके 2 साथी बेंचों पर आड़े तिरछे लेटे खाबे खरगोश का मज़ा लूट रहे थे। इन दोनों ने अपने चेस्टर अपने जिस्मों पर कंबल की तरह ओढ़ रखे थे। सर्दी से बचने का कोई दूसरा मौसर तरीका वहाँ मौजूद नहीं था। जागने वाले सिपाहियों की राइफलें इनके करीब ही मौजूद थीं। 10 मिनट से इनके दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं हुई थी, लेकिन उनकी उकाबी नज़रें किसी रेडार ही की तरह अतराफ़ का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थीं। चेहरों पर तारी तासुरात बता रहे थे कि वो किसी गहरी सोच में गर्क थे। मेरा ख़याल है कि जब आम अफराद ने भी अपने अपने रोज़मर्रा के मामूल तर्क कर रखे हों, तो जुराइम पेशा अफराद और चोर उचक्के भी अपने अपने ठिकानों पर लंबी ताने आराम कर रहे होंगे। एक सिपाही ने अपने ख़याल का इजहार किया। तुम्हारा अंदाज़ा गलत है, दूसरे ने चाय का घूंट हलक के नीचे उतारते हुए कदरे संजीदगी से कहा। कहर और धुंध में लिपटी हुई ऐसी सुनसान रातें वारदातियों के लिए ज़्यादा बेहतर मौक़े फराहम करती हैं। हमें एक पल के लिए भी अपनी ड्यूटी से गाफिल नहीं होना चाहिए। अगर कहीं मेजर लियाकत ग्राउंड पर आ गया तो क्या होगा? तीसरा सिपाही कसमसाकर बोला। उसने ख़ास तौर से ताकीद की थी कि 3 रोज़ तक हमें मुस्तकिल गश्त लगाते रहना है। 2 नफरी की आराम करने की इजाज़त भी बड़ी मुश्किल से मिली थी। अव्वल तो मेजर भी इस वक्त किसी 5 स्टार होटल में बैठा कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रहा होगा। चौथे ने बेजारी का मुजाहरा किया। और अगर वो इत्तेफाक से आ भी गया तो हम यही कहेंगे कि जिस तरह गाड़ी को मुसलसल भागते रहने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह सर्द और यकबस्ता रातों में खून को शरियानों में मुतहर्रिक रखने की खातिर गर्मा गर्म चाय भी निहायत अहम किरदार अदा करती है।
मेरा ख्याल है कि शायद तुम्हारा खान लियाकत से कभी पहले वास्ता नहीं पड़ा। तीसरे सिपाही ने जवाब दिया, पहले तो ये समझ लो कि वो खालिस पठान है, इसलिए तुम्हारी गाड़ी उर्दू उसके हलक से नीचे नहीं उतरेगी। दूसरे ये कि वो इंसान नहीं, किसी मशीन की तरह बिना आराम किए काम करते रहने का आदी है, इसलिए हमारी कोई दलील इसके काम नहीं आएगी। गफलत बरतने वाले अमले से वो रियायत भी नहीं करता। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच का सरबराह होने की हैसियत से उसके इख्तियारात भी बहुत वसी हैं। ठीक है, चौथे ने फिर लापरवाही से कहा, चाय ख़त्म करने के बाद हम फिर लेफ़्ट राइट शुरू कर देंगे। मुझे यकीन है कि कोई नहायत अहम केस होगा जो मेजर खान लियाकत को सौंपा गया है, पहले सिपाही ने कहा। मैं जानता हूँ कि वो छोटे मोटे मामलों में दिलचस्पी नहीं लेता। मेरा शुबा है कि किसी न किसी ज़ाविये से प्रोफेसर दुर्रानी की कोठी नंबर 128 भी हमारे लिए अहम साबित हो सकती है। दूसरे सिपाही ने कुछ सोचकर अपनी राय का इजहार किया। मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। प्रोफेसर दुर्रानी तो फिर भी वज़ीर दाखिला रह चुका है। मौजूदा हुकूमत में भी उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई हैं। तुमने ख़ास तौर पर प्रोफेसर दुर्रानी ही का नाम क्यों लिया? तीसरे ने पूरा सा मुँह बनाकर कहा। सिविल लाइंस के पोश इलाके में तो सारे ही फन्ने खान रहते हैं। तुम जसवंत राम मोतीवाला को क्यों फरामोश कर रहे हो, जो इस दौर में भी अक़लियती पार्टी का सबसे अहम कारिंदा समझा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे अहम लोग हैं। तुम्हारी तान प्रोफेसर दुर्रानी पर ही क्यों टूटी? हमें ख़ास तौर से जिस इलाके के मुस्तकिल गश्त पर तैनात किया गया है, इसमें प्रोफेसर दुर्रानी ही सबसे अहम शख्सियत का मालिक है। दूसरे ने दलील पेश की। जसवंत राम दूसरे ब्लॉक में रहता है। केस की असल नोयत सिवाय मेजर लियाकत के किसी के इल्म में नहीं होगी। पहले सिपाही ने चाय का आखिरी घूंट लेते हुए बहस ख़त्म करने की खातिर कहा, मामला प्रोफेसर दुर्रानी का हो या जसवंत राम का, हमें बहरहाल अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। तुम शायद ठीक कह रहे हो, तीसरे ने मुस्तैदी से जवाब दिया। हम हर हाल में अपनी ड्यूटी पूरी करने के पाबंद हैं। अंधेरे में पुश्त से चलाई जाने वाली गोली हमेशा बड़ी ख़तरनाक साबित होती है। पहले ने होंठ चबाते हुए बड़ी संजीदगी से कहा, हमें हालात का इल्म नहीं होता, इसलिए हम बर वक्त अपनी खोपड़ी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुर्बानी के बकरों की तरह शिकार हो जाते हैं। मुजरिम पकड़ा जाए तो पापा सिर्फ टीम के सरबराह या ऊपर वालों की होती है। हमें तो सिर्फ तारीफ़ी असनाद देकर तनख्वाह दिया जाता है। ये कोई इंसाफ तो ना हुआ। 12 बजने में अब सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए हैं। तीसरे ने दबी ज़बान में कहा, हम सोने वालों को जगाकर अपने साथ शामिल कर लेंगे। तुम 2 घंटे आराम कर लेना। क्या मतलब है तुम्हारा? पहले सिपाही के तेवर अचानक ख़तरनाक हो गए। बड़े तल्ख़ लहजे में उसने तीसरे सिपाही को तेज़ नज़रों से घूरा। क्या तुम मुझे बुज़दिल समझते हो? ये मैंने कब कहा? तीसरा सिपाही झुल्ला गया। कभी खुलकर कहना तो फिर इसका अंजाम भी देख लेना। पहले सिपाही ने, जो तनोतोश में कमतर होने के बावजूद बेहद निडर, फुर्तीला और तेज़ तर्रार नज़र आता था, बड़े दुरुस्त लहजे में अपने साथी को घूरते हुए कहा, मैं ईंट का जवाब हमेशा पत्थर से देने का आदी हूँ, क्या समझे? तीसरे सिपाही के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। उसने बड़ी मुश्किल से हालात के पेश नज़र ज़ब्त का मुजाहरा किया था, लेकिन इसकी आंखों में उभरने वाली सुर्खी इस बात की गम्माज़ी कर रही थी कि जो बात इसे कही गई थी वो उसे आसानी से फरामोश नहीं करेगा। गुस्सा थूक दो मेरे साथियों, पहले सिपाही ने दरमियान में आते हुए संजीदगी से कहा, हमें सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहिए। छोटी मोटी बातों को फरामोश कर देने में ही हमारी बेहतरी है। ये बात तुम अपने साथी को समझाने की कोशिश करो ना। पहले ने सरसराते अंदाज में जवाब दिया, मैं उधार रखने का आदी नहीं हूँ, हाथ के हाथ हिसाब चुकता कर देने का आदी हूँ। तीसरा सिपाही फिर खून के घूंट पीकर चुप ही रहा। खामोशी से अपनी राइफल उठाकर दरवाजे की सिमत कदम उठाने लगा। पार्क में लगे क्लॉक ने रात के 12 बजने का ऐलान शुरू किया तो पहले सिपाही ने
अपने सोए हुए साथियों को बेदार कर दिया। पहले सिपाही ने हकारत भरी नज़रों से तीसरे सिपाही को देखा, फिर एक खाली होने वाली बेंच पर पाँव पसार कर लेट गया। चौथे सिपाही ने दूसरी खाली बेंच पर कब्जा जमा लिया। बाकी चारों सिपाही कील कांटे से लैस होकर गश्त की ड्यूटी अंजाम देने की खातिर पुलिस चौकी से सिर्फ एक कमरे पर मुश्तमिल थी बाहर निकल गए थे। सिविल लाइंस के ब्लॉक 2 में दूसरी लाइन में वाक़ कोठी नंबर 22 के चारों कोनों की लाइट्स हस्बे मामूल इस वक्त भी चल रही थीं। बैरूनी फाटक के अंदर बने वॉचरूम में जो ड्यूटी गार्ड मौजूद था वो भी पूरी तरह जाग रहा था। कोहर और धुंध की वजह से उसने वॉचरूम का मुख्तसर सा दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा था। निस्फ रात गुजर जाने के बावजूद वो पूरी तरह चाको चौबंद नज़र आ रहा था। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद बाहर निकलकर मोहतात अंदाज में अतराफ का चक्कर लगाता, फिर दोबारा वॉचरूम में वापस आ जाता था। गेट के बाहर दाहिनी जानिब स्टेनलेस स्टील की बनी नेम प्लेट पर चली हरूफ से जसवंत राम मोतीवाला का नाम और कोठी नंबर दर्ज था। अक़लियती पार्टी का एक अहम ओहदेदार होने की वजह से हुकूमती हलकों में भी उसकी जड़ें खासी मजबूत थीं। हुकूमत ने उसके जानो माल के लिए खुसूसी गार्ड्स मुकर्रर करने की पेशकश मुत्तईद बार की थी, लेकिन जसवंत ने हर बार ये कहकर टाल दिया था कि मैंने इसी देश में जन्म लिया है, यहीं खेल कूद कर पड़ा हुआ हूँ। मुल्क के बंटवारे के बाद भी मैंने अपनी जन्म भूमि को नहीं छोड़ा। मुझे अपने लोगों से प्यार है, मैं इन पर पूरा पूरा विश्वास करता हूँ। सबकी सेवा करना अपना धर्म समझता हूँ। फिर खटका किस बात का? अगर मेरे भाग में मरना लिख दिया गया है तो फिर कोई भी शक्ति इस समय को टाल नहीं सकती। मैं अपने और अपने मित्रों के दरमियान खुसूसी गार्ड खड़ी करके दूरी नहीं पैदा करना चाहता। हुकूमत वक्त को इस बात का एहसास था कि अगर किसी शर पसंद या मुखालिफ ग्रुप के किसी कारिंदे ने जसवंत राम को कोई नुकसान पहुंचाया तो अक़लियती पार्टी के अफराद सरापा एहतिजाज भी बन सकते हैं। पड़ोसी मुल्क का प्रेस इसे सियासी रंग देकर नफ़रतों की फ़ज़ा भी पैदा कर सकता है। लेकिन जसवंत राम ने इन तमाम अहम नुक्तों को नज़रअंदाज करके खुसूसी गार्ड की तैनाती की हमेशा मुखालफत ही की थी। कोठी की हिफाजत के लिए उसने एक रिटायर्ड फौजी की खिदमत हासिल की थी जो सिर्फ रात के वक्त 8 घंटे की ड्यूटी अंजाम देता था। बाकी 16 घंटे के लिए दूसरे गार्ड थे। जसवंत राम की उम्र इस वक्त 55 साल थी, लेकिन अपनी काठी और रख रखाव के लिहाज से वो 40-42 साल से ऊपर का नज़र नहीं आता था। दरमियानी कद और ठोस डील डोल का मालिक होने के अलावा इसकी तराश खराश का भी ख़ास ख्याल रखता था। दंड बैठक लगाना और मकदर चलाना उसके रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल था। खुश खुराक होने के बावजूद वो अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखता था। किसी ऐसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता था जो इसकी सेहत के लिए ज़रर रसां साबित हो। हर काम मामूल के मुताबिक अंजाम देता था। अपनी बिरादरी के अलावा मकामी लोगों में भी इसकी शोहरत बुरी नहीं थी, लेकिन अपोजिशन ग्रुप की तरफ से अक्सर उसके खिलाफ भी उंगलियां उठती रहती थीं। जसवंत राम ने इन बातों की कभी परवाह नहीं की। बज़ाहिर इसमें वो तमाम खूबियां मौजूद थीं जो एक अच्छे आदमी में होनी चाहिए, लेकिन इसका एक उसूल ऐसा भी था जिसके बारे में मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ किस्म की चेमगोइयाँ होती रहती थीं। जसवंत राम रात 9 बजे के बाद किसी से नहीं मिलता था। इसकी कोठी के तमाम दरवाजे ठीक 9 बजे बंद कर दिए जाते थे। इसके साथी मुलाजिम भी 9 बजे अपनी अपनी रिहाइशगाहों की तरफ वापस चले जाते थे। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ना तो वो किसी आदमी से मिलना पसंद करता था, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, और ना ही किसी दूसरे से। इन औकात में घर के तमाम फ़ोन भी बंद कर दिए जाते थे। जसवंत राम ने ये पाबंदी अपने ऊपर बीवी की मौत के बाद आयद की थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि उसने रात को 9 बजे के बाद का वक्त सिर्फ अपनी अकलौती बेटी लाजवंती के लिए वक्त कर रखा है,
ताकि उसे माँ की कमी का एहसास न हो सके। बाज़ अफराद ने अपनी सोच के मुताबिक इस तब्दीली को एक और रंग दे दिया था। इनका ख्याल था कि बीवी की मौत के बाद जसवंत राम ने किसी तहज़ीबी कार्रवाई के पेश नज़र अचानक चोला बदल लिया है, वरना 19 साल की लाजवंती, जो इस वक्त BA फाइनल ईयर की तालिबा थी, इतनी मासूम भी नहीं थी कि माँ की जुदाई का रोग लगा बैठती। वो अपने कॉलेज की हसीन और सहीन तरीन तालिबा शुमार की जाती थी। फैशन के मामले में भी वो बेहद आज़ाद ख़याल और ख़ुद मुख्तार थी। अकलौती लड़की होने की वजह से उसे हर किस्म की आज़ादी भी हासिल थी। माँ की मौत के बाद उसने सिर्फ 1 हफ्ते के लिए कॉलेज जाना बंद कर दिया था, लेकिन इसके बाद दोबारा इसी रविश पर गामज़न हो गई थी जो उसने अपना रखी थी। हकीकत क्या थी, इसका इल्म कोठी के बाहर वालों को नहीं था। हस्बे मामूल जसवंत राम ने इस यकबस्ता रात को भी ठीक 9 बजे कोठी के दरवाज़ों को अंदर से बंद किया। फिर वो सीधा लाजवंती की ख्वाबगाह में गया, जो नाइट गाउन में मलबूस अपने नर्म गर्म बिस्तर पर नीम दराज एक अंग्रेज़ी फैशन मैगज़ीन के मुताले में महव थी। बाप के कदमों की आहट महसूस करके उसने मैगज़ीन को साइड टेबल पर रखा और फिर संभल कर बैठ गई। तुम्हारे इम्तहान में अब सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए हैं, जसवंत राम ने रॉकिंग चेयर पर बैठते हुए संजीदगी से कहा। डोंट वरी डैड, वो ज़ेरे लब मुस्कुराकर बोली। मैं इस बार भी फर्स्ट पोजीशन लेने की कोशिश करूँगी। मुझे विश्वास है कि तुम निराश नहीं होगी। लेकिन जसवंत राम कुछ कहते कहते खामोश हो गया। आप खामोश क्यों हो गए डैड? लाजवंती ने तेज़ी से पूछा। ग्रेजुएशन करने के बाद तुमने क्या सोचा है? जसवंत राम ने तभी ज़बान में सवाल किया। सोचना क्या है? लाजवंती ने बाप को वजाहत तलब नज़रों से देखा। लापरवाही से बोली, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा इरादा इंग्लिश में MA करने का है। मैं जानता हूँ कि तुम एक बार जो बात मन में ठान लेती हो, इसे ज़रूर पूरा करती हो। जसवंत राम दोस्ताना अंदाज में बोला, तुम MA करो, इसके बाद PhD भी करो, लेकिन मुझे केवल इतना बता दो कि तुमने अपना घर बसाने के बारे में क्या सोचा है। ओह नो डैड, लाजवंती ने मचल कर जवाब दिया। अभी मुझे किसी बात का पाबंद करने की कोशिश मत करें। एजुकेशन पूरा कर लूँ, फिर देखा जाएगा। मैं भी वही चाहूँगा जो मेरी सुंदर और लाडली बेटी चाहेगी, लेकिन फिर वही लेकिन, लाजवंती ने बुरा सा मुँह बनाया। मुझे सिर्फ शांति की आखिरी ख्वाहिश व्याकुल करती रहती है, जसवंत राम ने खला में घूरते हुए एक सरदा भरकर कहा। मरने वाली की इच्छा थी कि ग्रेजुएशन करने के बाद तुम्हारी शादी कर दी जाए, लेकिन माँ ने मुझसे तो ऐसी कोई बात कभी नहीं की। क्या तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है? इस बार जसवंत राम ने कदरे उलझे हुए अंदाज में सवाल किया। डैड, लाजवंती ने एहतजाज करना चाहा। मैंने आज तक तुम्हारे किसी मामले में दखल नहीं दिया। जसवंत उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे के तासुरात चुगली खा रहे थे कि वो इस वक्त किसी जहनी कर्ब से दो चार है। थोड़े तवक्कुफ से बोला, अगर तुम अपनी पसंद की शादी करना चाहो तो भी मुझे एतराज़ नहीं होगा, लेकिन एक बात तय है, ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें अपनी सोरगबाशी, माता की ख्वाहिश अवश्य पूरी करनी होगी। जसवंत राम का लहजा फैसला कुन था। लाजवंती ने बहुत गौर से बाप के चेहरे के तासुरात को देखा, फिर दबी ज़बान में बोली, अगर माँ की यही इच्छा थी तो इसका कोई कारण भी ज़रूर होगा। हाँ, जसवंत राम ने निचला होंठ काटते हुए जवाब दिया। एक पंडित महाराज के कहने के अनुसार तुम्हारी शादी 20 साल की उम्र में हो जानी चाहिए, और अगर किसी कारण ऐसा ना हो सका तो? यही सवाल मैंने तुम्हारी माँ से भी किया था। जानती हो उसने क्या जवाब दिया था? जसवंत राम ने हाथ मलते हुए परेशान कुन लहजे में जवाब दिया। पंडित महाराज के कहने के अनुसार अगर शादी की शुभ घड़ी बीत गई तो फिर तुम जीवन में कभी सुखी न रह सकोगी।
हमारे सपने भी कांच की तरह टूटकर बिखर जाएंगे। किस्मत में जो लिख दिया जाए उसे धरती की कोई शक्ति नहीं टाल सकती डैड। लाजवंती ने बाप को समझाने की कोशिश की। ये पंडित और पुजारी हमारे आप जैसे मंशी होते हैं, हमें इनसे ज़्यादा भगवान पर विश्वास करना चाहिए। तुम इन बातों को अभी नहीं समझ सकोगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि ज्ञान ध्यान मनुष्य को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। जसवंत राम ने ठहरे हुए अंदाज में कहा। ये पंडित और पुजारी जो अपना जीवन त्याग देते हैं, बरसों दुनिया के हंगामों से दूर किसी पहाड़ी गुफा में बैठे कठिन जाप करते हैं, दाना पानी अपने ऊपर हराम कर लेते हैं, केवल भगवान और देवी देवताओं को राज़ी करने के कारण दिन रात जंतर मंतर पढ़ते रहते हैं। फिर जब ये सफल हो जाते हैं तो इनकी आंखों के सामने से खूब अंधेरे छट जाते हैं। इनके अंदर वो शक्ति पैदा हो जाती है जो मन में छुपे किसी भेद को भी जान लेती है। इनका कहा कभी गलत नहीं होता, अवश्य पूरा होता है। जसवंत राम ने बड़े गंभीर लहजे में कहा। यही ऋषिमुनि और पंडित धरती पर भगवान के अवतार होते हैं, जिनकी ज़बान से निकला हुआ शब्द पत्थर पर लकीर के अनुसार होता है। ज़माना अब बहुत तरक्की कर चुका है डैड, लाजवंती ने संभल कर जवाब दिया। मैं मानती हूँ कि देवी देवताओं की शक्ति अपरंपार होती है, देवमालाई किताबों में भी यही लिखा है, लेकिन पंडित और पुजारी नहीं लाजवंती नहीं। जसवंत राम ने बेटी को टोका। आगे एक शब्द भी जबान से ना निकालना। मैंने और शांति ने तुम्हें बड़े लाड प्यार से पाला पोसा है, कभी तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं किया। तुमने जो मांगा हमने दिया, कभी तुम्हारा रास्ता काटने की कोशिश नहीं की, लेकिन हमारा भी तुम्हारे ऊपर कुछ हक बनता है डैड। मैंने आपका अधिकार मानने से इनकार कब किया है, लेकिन तुम्हारे इम्तिहान में अभी 2 महीने बाकी हैं, इसके बाद नतीजा आने में भी कुछ समय लगेगा। जसवंत राम ने बेटी की बात काटते हुए कहा। हम फिर किसी वक्त इस टॉपिक पर बात करेंगे, इस वक्त तुम आराम करो। और हाँ, क्या तुमने रात वाला टॉनिक पी लिया है? ये टॉनिक का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? इस बार लाजवंती ने मुंह बनाकर कहा। न जाने कैसा टॉनिक है जिसे पीते ही ज़हन पर क़नूदगी तारी होने लगती है, फिर यूँ महसूस होता है जैसे बदन का जोर जोर दुख रहा हो। ये टॉनिक भी एक देवता की देन है, जसवंत राम ने सपाट आवाज़ में जवाब दिया। तुम्हारी शानदार कामयाबियों में भी इसी टॉनिक का कमाल है। कुछ दिनों और पी लो, फिर तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये भी किसी पहुँचे हुए पंडित महाराज का दान किया हुआ है? लाजवंती ने तंजिया अंदाज में कहा और फिर साइड टेबल की दराज से एक नीले रंग की छोटी सी शीशी निकालकर इसमें मौजूद तमाम महलूल हलक से नीचे उतार लिया। दराज में इसी रंग की 2-3 शीशियाँ और भी मौजूद थीं। शीशी खाली करने के बाद लाजवंती ने उसे डस्टबिन में डाला और जमा ही लेते हुए मसेरी पर लेट गई। वो यकीनन कोई ऐसा ही ज़ूद असर महलूल था जिसने हलक के नीचे उतरते ही लाजवंती की आंखों में ख़नूदगी की कैफियतें पैदा कर दी थीं। जसवंत राम खामोश खड़ा बेटी की कैफियत का अंदाज़ा लगाता रहा। फिर उस वक्त चौंका जब किसी शय के सरसराने की मखसूस आवाज़ उसके कानों में गूंजी। उसने तेज़ी से पलटकर आवाज़ की सिमत देखा। लाजवंती के बाथरूम के दरवाजे के करीब एक 6 फुट लंबा कोड़ियाला सांप फन काढ़े फ़ज़ा में लहरा रहा था। जसवंत राम ने अपने होंठ सख्ती से खींच लिए, लेकिन उसकी नज़रें बदस्तूर कोड़ियाले सांप पर जमी हुई थीं। तेरी कामयाबी का समय अब करीब आता जा रहा है। जसवंत के कानों में एक भिनभिनाती हुई मकरू आवाज़ गूंजी। नीली बोतलों का चाप पूरा होने के बाद देवता तेरी सुंदर पुत्री को भी अपनी शरण में लेकर वो शक्ति दान करेंगे जो केवल भाग वालों को ही नसीब होती है। इसके बाद जो तू चाहेगा वही होगा। क्या लाजवंती को शक्ति प्राप्त होने के बाद मेरी साथ पर शुबा तो नहीं होगा? जसवंत ने दिली दिल में सोचा।
जब तक तू गुरु की सेवा पूरे तन मन धन से करता रहेगा, तेरी हर ख्वाहिश पूरी होती रहेगी। परंतु जिस दिन तेरे मन में कोई खोट जागा, उसी दिन से तेरी जीत हार में बदलनी शुरू हो जाएगी। तूने जो कुछ हासिल किया सब खो बैठेगा। तेरी पुत्री भी देवताओं का दिया हुआ कष्ट भोगने पर मजबूर हो जाएगी। जसवंत राम ने कोई जवाब नहीं दिया। पलटकर लाजवंती को देखा, जो नींद की आगोश में पहुंच चुकी थी। अब तू चला जा यहाँ से। वही पुरस्कार आवाज़ फिर जसवंत राम के कानों में गूंजी। शरीर से शरीर का मिलाप तेरी मौजूदगी में रंग में भंगी साबित होगा। तुझे भी ला जाएगी। सुन रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? जसवंत राम ने अपना निचला होंठ दांतों तले खींच लिया, एक नज़र कोड़ियाले सांप पर डाली, फिर लंबे लंबे कदम उठाता ख्वाबगाह से बाहर निकल गया। इसके बाद जो कुछ हुआ वह हैरत अंगेज ही था। कोड़ियाला सांप कुछ देर फजा में मस्ती के आलम में झूमता रहा। इसके बाद तेजी से रेंगता हुआ लाजवंती की मसेरी तक पहुंच गया। फिर अचानक उसने एक खूबसूरत नौजवान का रूप इख्तियार किया और बेख्तियार होकर लाजवंती की तरफ बढ़ा और बोला, सुंदरी, मुझे विश्वास है कि तू नागराज महाराज के कहे के मुताबिक बहुत जल्द नागरानी की शक्ति प्राप्त कर लेगी। मैंने तेरे कारण नाग महाराज से जो विनती की है वो अवश्य पूरी होगी। फिर तेरे कांटे का कोई मंत्र नहीं होगा। अपना जुमला मुकम्मल करने के बाद वो नज़दीक तर हो गया। दूसरे मुलाकात कमरे में जसवंत राम पूरे होशो खवास में तबीज़ कालीन पर चहलकदमी करने में मसरूफ़ था। प्रोफेसर दुर्रानी के चेहरे पर इस वक्त गहरी संजीदगी मुसल्लत थी। 62 साल की उम्र में भी वो खासा तनुमंद और पुरजोश नज़र आ रहा था। हुकूमती हलकों में उसे आज भी कदरों मंजिलत की निगाहों से देखा जाता था। अपने दौर इक़्तिदार में उसने मुल्क और कौम के लिए बेशबहा खिदमत अंजाम दी थीं। 60 साल की उम्र को पहुंचने के बाद हुकूमत ने उसे मज़ीद 5 साल के लिए खिदमत करने का मौका फराहम करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रोफेसर दुर्रानी ने इस पेशकश को किसी पसो पेश के बग़ैर बड़ी खंदा पेशानी से रद्द कर दिया था। वो न सिर्फ निडर और दिलेर था, बल्कि अपने फ़ैसलों के मामले में भी ठोस उसूलों का मालिक था। एक बार जो फैसला कर लेता था, इसमें किसी लचक की गुंजाइश छोड़ना उसकी फितरत के खिलाफ था। उसकी यही उसूल पसंदी अक्सर लोगों को गिरां गुजरती थी। चुनाचे जहाँ इसके 100 दोस्त थे, वहाँ 10 दुश्मन भी थे, जो उसकी साख को नुकसान पहुँचाने की खातिर मौके की तलाश में लगे रहते थे। एक दो मौक़ों पर प्रोफेसर की उसूल पसंदी मुल्की मफाद के लिए नुकसानदेह भी साबित हुई, जिसे उसके दुश्मनों में खासा उछाला गया। असम्बली के इजलास में उसका कलमदान तब्दील करने की तहरीक भी पेश की गई, लेकिन मुखालफिन को मुँह की खाना पड़ गई। प्रोफेसर दुर्रानी सियासत में आने से पेशतर एक साइंसी लेबॉर्ट्री का सरबराह था। इस इदारे में भी उसे इनफरादियत हासिल थी। उसने मुलाजमत के दौरान कई ऐसे शानदार कारनामे अंजाम दिए जिससे मुल्की मईशत को भी फ़ायदा पहुंचा था। वो एक ज़हीन और दूर अंदेश इंसान होने के साथ साथ अपने मुल्क से भी बेहद मोहब्बत करता था। हुब्बुल वतनी का यही जज्बा उसे सियासत के मैदान तक लाया था। उसने हुकूमती मशीनरी का एक हिस्सा बनने की ख्वाहिश कभी नहीं की थी। एक इत्तेफाकिया हादसा ऐसा रूनुमा हुआ जिसने उसे मुल्की सियासत की धारे में शामिल होने पर मजबूर कर दिया था। ये उन दिनों की बात थी जब मुल्क में महंगाई पूरे उरूज पर थी और अवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ पुरजोश नारे लगाने में मसरूफ़ थे। इस मौके पर प्रोफेसर ने अनाज की फसलों में इनकलाब बर्पा करने की खातिर एक ज़ाती मंसूबा बनाया और इस पर खामोशी से अमल शुरू कर दिया। दफ्तरी औकात के बाद भी वो रात भर इसी मंसूबे पर अमल करने की खातिर अपनी घरेलू प्राइवेट लेबॉर्ट्री में, जो उसने एक पसीओरीज हाल में अपने शौक़ की तकमील की खातिर कायम की थी, मसरूफ़ कार रहता।
वो एक ऐसी खाद बनाने के फार्मूले पर अमल कर रहा था जो न सिर्फ सस्ती हो बल्कि एक ही वक्त में कई इकसाम की फसलें उगाने के लिए कारआमद भी हो। प्राइवेट कंपनी को उसने अपनी ज़ाती मसरूफियात की हवा भी नहीं लगने दी। 8 माह तक वह अनथक कोशिशों में मसरूफ़ रहा। फिर कुदरत ने उसे उसकी लगन और हुब्बुल वतनी का सिला देने में किसी बुखिल से काम नहीं लिया। प्रोफेसर को अपनी मेहनत में नुमायाँ कामयाबी हासिल हुई। उसने एक निजी इदारे को अपना फार्मूला फ़रोख्त किया तो न सिर्फ फसलों की पैदावार बढ़ गई बल्कि अनाज के सिलसिले में महंगाई का कमर तोड़ मसला भी हल हो गया। हुकूमत ने सुक्का सांस लिया और इस निजी इदारे को भी जो फ़ायदा हासिल हुआ उसने मुनाफे के तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। मकामी अखबारात ने प्रोफेसर दुर्रानी की खिदमात को बढ़ चढ़कर सराहा, जिसने उसकी शोहरत को 4 चांद लगा दिए। लेकिन प्रोफेसर जिस साइंसी लेबॉर्ट्री का सरबराह था, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये बात सख्त ग्रां गुजरी। चुनाचे प्रोफेसर को जवाबदेही के लिए तलब किया गया। प्रोफेसर दुर्रानी, एक डायरेक्टर ने गुफ्तगू की इब्तिदा की, आपने अनाज की पैदावार के सिलसिले में जो फर्टिलाइज़र ईजाद किया वो यकीनन एक शानदार कारनामा है जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। आपकी इस हिम्मत और हौसला अफजाई का शुक्रगुजार हूँ। प्रोफेसर ने ज़ेरे लब मुस्कुराकर जवाब दिया। लेकिन दूसरे डायरेक्टर ने पहलू बदलकर कदरे संजीदगी से कहा, आपको अपनी इस ईजाद को किसी निजी इदारे को फ़रोख्त करने से बेशतर हमें इसकी बाबत आगाह करना ज़रूरी था। मैं समझा नहीं, प्रोफेसर ने संभल कर दरियाफ्त किया। हमारे इदारे ने आपको सरबराह मुकर्रर किया था, इसलिए अखलाकी तौर पर भी ज़रूरी था कि आप सबसे पहले हमें आगाह करते। तीसरे डायरेक्टर ने, जो एक गैर मुल्की बाशिंदा था, कदरे दुरुस्त अंदाज में कहा, मुमकिन है हम आपको इस रकम से ज़्यादा ऑफ़र करते जो किसी दूसरे इदारे ने आपको दी है। इस तरह आपका काम और हमारा नाम दोनों चमक सकते थे। मैं आपकी इस बात से किसी हद तक मुत्तफिक हूँ। प्रोफेसर ने पैंतरा बदलकर ठोस लहजा इख्तियार किया। लेकिन मैं अपनी ज़ाती हैसियत में इस बात के लिए पाबंद नहीं था, न ही हमारे दरमियान इस किस्म का कोई मुआहदा हुआ था। मिस्टर दुरानी, गैर मुल्की ने कसमसा कर कहा, आपने हमें कभी इस बात की इतला भी नहीं दी कि आपने अपने घर पर कोई ज़ाती लेबॉर्ट्री भी खोल रखी है। क्या इस अमर को आप एक अखलाकी फ़र्ज़ नहीं समझते थे? गैर मुल्की का लहजा तज़हीक आमेज़ था। प्रोफेसर ने जवाब में उसे तेज़ नज़रों से देखा, फिर ज़हर खन से बोला, मिस्टर नारिस, मुझे इस बात की खुशी है कि आप इस वक्त मुझे एक ऐसा अखलाकी फ़र्ज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर अभी तक मैंने गौर भी नहीं किया था। मैं जवाब में यही कहूँगा कि ना मैंने ऐसा करने की कोई ज़रूरत महसूस की थी और ना ही मेरे ऊपर ऐसी कोई बंदिश आयद की गई थी। गोया आप हमारी बातों को तस्लीम करने के मूड में नहीं हैं। एक और डायरेक्टर ने तल्ख़ अंदाज में सवाल किया। आपका ख्याल दुरुस्त है, प्रोफेसर ने निगाहों का ज़ाविया बदलकर ज़्यादा ठोस लहजे में जवाब दिया। मैं हर काम अपने मूड को देखकर ही करता हूँ और अपने मूड पर किसी दूसरे की इजारादारी भी पसंद नहीं करता। प्रोफेसर, पहले डायरेक्टर ने मफाहिमत का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की। हम यहाँ लड़ने की खातिर नहीं, आइंदा के लिए कोई ऐसी सूरत तय करने की खातिर इकट्ठे हुए हैं जिसमें ना हमारी साख को कोई नुकसान पहुँचे और ना ही आपकी दिल आज़ारी हो। मैं आपके ख्याल की कदर करता हूँ और अपना फ़र्ज़ समझता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि आज के बाद कोई पेचीदा सूरत हमारे दरमियान इख्तिलाफ़ात की फ़ज़ा कभी पैदा नहीं होने देगी। आईसी नारिस फातिहाना अंदाज में मुस्कुराया, गोया आप अपनी गलती को तस्लीम करने पर बिलाखिर आमादा हो गए हैं। यस सर, प्रोफेसर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। दबंग आवाज़ में बोला, मैं अपनी ये गलती तस्लीम करता हूँ कि मैंने अपनी खिदमत के लिए गलत इदारे का इंतखाब किया था और
प्रोफेसर यकलक उठ खड़ा हुआ। मैं अभी और इसी वक्त अपनी मुलाजमत से सुबुकदोशी का ऐलान करता हूँ। ये मेरा आखिरी फैसला है जिसमें लचक की कोई गुंजाइश नहीं है। 1 माह के नोटिस की बजाय मैं 1 माह की तनख्वाह की रकम देने को बेहतर समझूंगा, जो कल तक आपके इदारे को क्रॉस चेक की सूरत में मौसूल हो जाएगी। सो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। आखिरी जुमला अदा करने के बाद प्रोफेसर ने नारिस को हिकारत भरी नज़रों से देखा। मिस्टर नारिस, जाने से पहले मैं तुम्हें एक नसीहत करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। दोबारा तुम किसी मशरकी बाशिंदे को अपने इखलाक का दर्स देने की गलती कभी भूल कर भी ना करना, इसलिए कि हम तुम्हारे मुकाबले में कहीं ज़्यादा बाइखलाक और बाकिरदार लोग हैं। नारिस किसी आदमखोर दरिंदे ही की तरह पल खाकर रह गया। इसके जवाब देने की हसरत दिल की दिल ही में रह गई। प्रोफेसर दुर्रानी सीना अकड़ाए तेज तेज कदम उठाता कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर जा चुका था। बाकी डायरेक्टर्स भी बगले झांकते रह गए। मकामी प्रेस ने प्रोफेसर के इस्तीफे को बड़ा चढ़ाकर नुमायां तौर पर शाया किया, जिसकी वजह से एक आम आदमी भी प्रोफेसर दुर्रानी के नाम से वाकिफ़ हो गया। इसकी यही शोहरत उसे हुकूमती मशीनरी का एक अहम पुर्जा बनाने का सबब बनी थी। लेकिन प्रोफेसर ने बहुत कम वक्त में इस बात का सही अंदाज़ा लगा लिया कि उसने हुकूमत के साथ शामिल होकर बहुत अच्छा फ़ैसला नहीं किया था। जहां 1 अनार और 100 बीमार का मसला दरपेश हो, वहां प्रोफेसर दुर्रानी जैसे बाउसूल आदमियों को पसंदीदा नज़रों से देखा नहीं जाता। इस अहम नुक्ते को महसूस करने के बाद ही प्रोफेसर ने बरवक्त खुद को हुकूमत से अलग करने की फ़ैसला कर लिया था। ये भी इसकी ज़िंदगी का एक अहम मिशन बन गया था कि वो हुकूमत से अलहदा रहकर भी मुल्क दुश्मन अनासिर के लिए काम करना चाहेगा और करता रहेगा, लेकिन इस अंदाज में कि सांप का सर भी कुचल जाए और लाठी भी न टूटने पाए। हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करने के बाद प्रोफेसर ने असर-ए-नौ अपनी ज़ाती लेबॉर्ट्री को जदीद आलात और नई टेक्नोलॉजी के तकाज़ों से आरास्ता किया और इन अनासिर के ख़िलाफ़ काम करने में मसरूफ़ हो गया, जो उसके नज़दीक न सिर्फ मुल्क दुश्मन थे बल्कि तक़सीबी कार्रवाइयों में भी पेश रहते थे। ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन प्रोफेसर ने सिर्फ इन ख़ास लोगों का इंतखाब किया था जो उसकी नज़रों में ज़्यादा ख़तरनाक थे। इस लिस्ट में जसवंत राम का नाम पहले 10 नंबर के अफराद की फहरिस्त में शामिल था। प्रोफेसर 62 साल की उम्र में भी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा था। इसकी बीवी आसमा न सिर्फ इसकी हमख्याल थी बल्कि शौहर की तमाम ज़रूरतों का पूरी तरह ख्याल रखती थी। 22 साल का एक जवान बेटा ज़ुबैर भी था, जो ग्रेजुएशन करने के बाद यूनिवर्सिटी में MS की तालीम हासिल कर रहा था। प्रोफेसर अपनी निजी मसरूफियात के बावजूद अपनी बीवी और जवान बेटे को पूरा वक्त देता था। 10 बजे रात तक वो घरेलू मसरूफियात में मगन रहता। इसके बाद कभी आराम करता और कभी सारी सारी रात अपनी इस लेबॉर्ट्री में गुजार देता, जहां उसकी इजाज़त के बगैर किसी परिंदे को भी पर मारने की इजाज़त नहीं थी। वो अपने साथी मिशन को सबसे खुफिया रखना चाहता था। अलबत्ता उसने एक ऐसे शख्स को मुल्क दुश्मन अफराद की सरकूबी के लिए मुंतखब कर रखा था जो हर एतबार से काबिले एतमाद था। मेजर खान लियाकत से प्रोफेसर दुर्रानी की तफसीली मुलाकात उस वक्त हुई थी जब वो वज़ीर दाखिला था। प्रोफेसर को पहली ही नज़र में मेजर लियाकत अपने मतलब का आदमी नज़र आया था। इसके बाद मुत्तहिद मौक़ों पर उसने इस बात को परख लिया था कि मेजर लियाकत को किसी कीमत पर भी ख़रीदा नहीं जा सकता। एक पठान होने की हैसियत से भी वो न सिर्फ वतन परस्त था बल्कि अपने उसूलों पर सख्ती से कारबंद रहने का आदी था। किसी की सिफारिश और असर रसूख के दबाव में आना उसकी सरिश्त के ख़िलाफ़ था। उसे सदर मुमलिकत की पसंदीदगी की सनद हासिल थी, इसलिए हुकूमती अहदेदार भी इस पर किसी किस्म का
दबाव डालने से गुरेज ही करते थे। प्रोफेसर दुर्रानी के ईमा पर ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच का क़याम अमल में आया था, जिसमें मेजर लियाकत की हैसियत सरबराह की सी थी। ख़ास मामलों में वो सिर्फ सदर मुमलिकत ही को जवाब दे था। पुलिस के आला अफसरान भी इसके कामों में मुदाखलत करने से कतराते थे। गर्ज ये कि मेजर लियाकत और प्रोफेसर दुर्रानी एक दूसरे पर अंधा एतमाद करते थे। प्रोफेसर दुर्रानी गुज़िश्ता कई रातों से अपनी बेशतर वक्त लेबॉर्ट्री ही में गुजार रहा था। इस वक्त भी वो अपने मखसूस रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा पूरी तवज्जो से दीवार पर रोशन इस स्क्रीन को देख रहा था, जिस पर जसवंत राम का मकान किसी भूत की तरह दिखाई दे रहा था। घुप अंधेरे में हर चीज़ धुंधली धुंधली नज़र आ रही थी, लेकिन प्रोफेसर का इनेमाक बरकरार था। 2 हफ्ते से वो बुध के रोज़ जो पुरस्कार तमाशा देख रहा था, आज फिर उसी की तस्दीक करना चाहता था। उसकी नज़रें कभी कभी महज एक पल के लिए दस्ती घड़ी की सिमत उठती और फिर दोबारा रोशन स्क्रीन पर नज़रें जमा देता था। 2 बार वो जिस पुरस्कार मंजर को रिकॉर्ड कर चुका था, वो अभी तक इसकी समझ में पूरी तरह नहीं आ सका था, लेकिन उसे इस बात का यकीन था कि जसवंत राम, जो पहले ही से इसकी नज़रों में मशकूक था, ज़रूर किसी ख़तरनाक मनसूबाबंदी में मसरूफ़ है, जिसकी तह तक पहुंचने की खातिर खा ठोस सबूत की बड़ी अहमियत की हामिल थी। वक्त जो गुज़रता जा रहा था, प्रोफेसर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। गुज़िश्ता 2 मौक़ों पर रिकॉर्ड की हुई टेप को वो मुत्तईद बार देख चुका था, लेकिन अभी तक कोई आखिरी नतीजा अख़ज़ नहीं कर सका था। वो मजबूत आसाब और ठोस इरादों का मालिक था, इसलिए इतनी जल्दी अपनी शिकस्त भी उसे मंजूर नहीं थी। रोशन स्क्रीन पर तेज़ हवाओं के साथ साथ कोहर और धुंध की तबीज़ चादर भी फ़ज़ा में इधर से उधर लहराती साफ नज़र आ रही थी। फिर अचानक प्रोफेसर की नज़रों में चकाचौंध की कैफियत पैदा हुई। उसने इस मध्यम स्याह लकीर को देख लिया, जो जसवंत राम के फाटक से मुत्तसिल लान पर नमूदार होकर तेज़ी से लहराती हुई कोठी की सिमत रवां तवां थी। प्रोफेसर ने इस लकीर को देखते ही रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया। स्याह बल खाती हुई लकीर तेज़ी से लान अबूर करके इमारत के करीब पहुंची तो फिर नज़रों से ओझल हो गई। पहले 2 बार भी ऐसा ही हुआ था। प्रोफेसर ने टेप का स्विच बंद नहीं किया, अलबत्ता इसकी नज़रें अब इस स्टॉप वॉच पर मरकूज़ थीं, जो रोशन स्क्रीन के साथ ही लगी हुई थी। सियाह हिंद से आगे पीछे दौड़ते रहे। प्रोफेसर पूरी तवज्जो से एक एक हरकत को ज़हन नशीन करता रहा। इसके बाद जो कुछ हुआ वो प्रोफेसर के कयास के ऐन मुताबिक था। स्याह लकीर के इमारत तक पहुंचकर गायब होने के ठीक 20 मिनट बाद उसने सब्ज़े पर एक बार फिर कदमों के निशानात आगे पीछे उभरते देखे, जो किसी वज़न के दबाव से लान पर नमूदार हो रहे थे, मगर इन निशानात के अलावा कोई मादी शय नज़र नहीं आ रही थी। लान पर उभरने वाले इंसानी कदमों जैसे निशानात कभी 1 फीट और कभी 1.5 फीट के फासले से नमूदार हो रहे थे, लेकिन वो एक सीध में उठने की बजाय कभी दाहिनी और कभी बाएं जानिब पड़ रहे थे। प्रोफेसर दुर्रानी पलकें झपकाए बगैर इन निशानात को देखता रहा, जो 4 दीवारी के करीब जाकर ख़त्म हो गए थे। पहले भी 2 बार यही कुछ नज़र आया था। प्रोफेसर ने निचला होंठ दांतों तले दबा लिया। वो स्याह लकीर और कदमों के उभरने वाले निशानात के मोहम्मे को हल करने में इस कदर मसरूफ़ था कि रिकॉर्डिंग का बटन बंद करना भूल गया, और इसी गलती ने प्रोफेसर के तजस्सुस को और भड़का दिया। कदमों के निशानात गायब होने के 2-3 मिनट बाद उसने जसवंत राय को कोठी के सदर दरवाजे से नमूदार होते देखा, जिसके चेहरे के तासुरात इस बात के गवाह थे कि वो किसी ख़ास उलझन में मुब्तला है। दरवाजे पर रुककर जसवंत राम एक लम्हे तक दाएं बाएं देखता रहा। फिर उसने बुलंद आवाज़ में फाटक पर मामूर नाइट गार्ड को पुकारना शुरू कर दिया। अकरम खान, अकरम खान, अकरम खान।
जसवंत राम दरवाजे पर खड़ा अकरम खान को आवाज़ें देता रहा। फिर प्रोफेसर ने कोठी के फाटक से मुल्हिक वॉशरूम से एक बावर्दी गार्ड को राइफल समेत नमूदार होते देखा, जो तेज़ी से जसवंत राम की तरफ जा रहा था। यस सर। करीब पहुंचकर अकरम खान ने जसवंत राम को फौजी अंदाज में सल्यूट किया। क्या तुमने अभी किसी किस्म की आहट महसूस की थी? जसवंत राम ने इधर उधर देखते हुए सवाल किया। नो सर, अकरम खान ने पूरी मुस्तैदी से जवाब दिया। मैं ड्यूटी के मामले में हरामखोरी का आदी नहीं हूँ बॉस। मिलिट्री में भी हमेशा अगले मोर्चों पर तैनात रह चुका हूँ, इसलिए किसी खतरे की बू सूंघ लेना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। वैसे भी मैंने कुछ देर पहले ही कोठी का पूरा राउंड लिया था, लेकिन कोई खतरे वाली बात महसूस नहीं की। ड्यूटी गार्ड ने संजीदगी से दरियाफ्त किया। आपने किस किस्म की आहट महसूस की थी? वो हो सकता है मेरा वहम हो। जसवंत राम ने बात बनाने की कोशिश की। हो सकता है कि मैंने कोई ख्वाब देखा हो। मेरी आंख भी देर से लगी थी बॉस, ड्यूटी गार्ड ने दबंग आवाज़ में कहा। जहां अकरम खान होता है वहां खतरे भी करीब आने से कतराते हैं। आप आराम से जाकर सो जाओ। मैं एक बार फिर बाहर का कोना कोना छान कर अपना इत्मीनान कर लेता हूँ। अगर कोई चूहे का बच्चा भी नज़र आया तो उसे दुम से पकड़कर आपके सामने हाजिर कर दूँगा। ओके। जसवंत राम जाने के इरादे से पलटा तो अकरम खान ने एक इम्कानी बात दरियाफ्त की। बॉस, क्या आपने अंदर से अपना इत्मीनान कर लिया है या मैं चलकर? नहीं, जसवंत राम ने ड्यूटी गार्ड को तेज़ नज़रों से घूरकर दुरुस्त लहजे में जवाब दिया। तुम जानते हो कि मैं 9 बजे के बाद किसी को भी अपनी रिहाइशगाह के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं देता। यस सर। अकरम खान अटेंशन पोजीशन में आ गया। तुम जाकर बाहर की देखभाल करो। जसवंत राम का लहजा तहकमाना हो गया। राइट सर। अकरम खान मशीनी अंदाज में अबाउट टर्न होकर कोठी की पुश्त की जानिब राउंड करने के इरादे से चला गया। जसवंत राम ने कोठी के अंदर जाकर दोबारा सदर दरवाज़ा बंद कर लिया। प्रोफेसर दुर्रानी के दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। जसवंत राम के सामने आ जाने के बाद उसे इस बात का यकीन आ गया कि सियाह लकीर का रेंगना और कदमों के निशानात का उभर कर गायब हो जाना यकीनन किसी अहम बात की सिमत इशारा करते हैं, जिसका कोई न कोई ताल्लुक़ जसवंत राम से भी ज़रूर था। ना होता तो कदमों के निशानात गायब होने के बाद जसवंत राम का कोठी से बाहर निकलना और नाइट गार्ड से किसी आहट के सिलसिले में इस्तफसार करना भला क्या मायने रखता था। लेकिन लहराती हुई सियाह लकीर और कदमों के निशानात का आपस में एक दूसरे से क्या ताल्लुक़ था? ये बात प्रोफेसर के जहन में बदस्तूर सवालिया निशान बनी हुई थी। वो रिकॉर्डिंग का स्विच ऑफ करने के बाद उठा और लेबॉर्ट्री के दबीज़ कालीन पर टहलने लगा। इसके चेहरे पर गौर व फिक्र के गहरे तासुरात पूरी तरह मुसल्लत थे। खासी देर प्रोफेसर चहलकदमी में मसरूफ़ रहा। उसका जहन बदस्तूर स्क्रीन पर नज़र आने वाले मनाज़िर के बारे में गौर व फिक्र में डूबा रहा। फिर टहलते टहलते वो एक झटके से रुक गया। उसकी निगाहों में उभरने वाली चमक इस बात की चुगली खा रही थी कि वह किसी न किसी नतीजे को अख़ज़ करने में कामयाब हो गया है। उसकी पेशानी पर आड़ी तिरछी सिलवटें नमूदार होना शुरू हो गईं। 2-4 मिनट तक वो अपनी जगह साकित व जामिद खड़ा रहा, किसी अहम नुक्ते पर गौर करता रहा। फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ इस फ़ोन सेट की तरफ आ गया, जिसका नंबर डायरेक्टरी में मौजूद नहीं था। रिसीवर उठाकर उसने किसी के नंबर डायल किए और फिर पुरजोश अंदाज में निचला होंठ चबाने के इज़्तिरारी अमल में मसरूफ़ हो गया। हेलो। 4 घंटी बजने के बाद दूसरी जानिब से एक मानूस निस्वानी आवाज़ उभरी। कौन है? मिसेस खान, मैं दुर्रानी बोल रहा हूँ, प्रोफेसर ने संजीदगी से माउथ पीस में कहा। क्या खान लियाकत घर पर मौजूद है? जी नहीं, दूसरी जानिब से बड़ी अपनाइयत से जवाब मिला। वो कुछ दिनों से किसी अहम मिशन पर काम कर रहे हैं।
अक्सर दिन चढ़े वापसी होती है। मेरे लिए कोई हुक्म है? खान लियाकत से एक ज़ाती नौयत का काम पेश आ गया है, प्रोफेसर ने बदस्तूर ठोस आवाज़ में कहा। अगर इसका फ़ोन आ जाए तो कहें कि मेरी लैब के नंबर पर डायल कर ले। अभी 1 घंटे तक मैं इसी नंबर पर मिलूँगा। ओके, मिसेस खान ने जवाब में पूछा। आसमा भाभी की तबीयत अब कैसी है? सुना था कि पिछले दिनों तबीयत कुछ नासाज थी। मौसम की तब्दीली का असर था, अब खुदा के फजल से ठीक हैं, प्रोफेसर ने जवाब देने के बाद रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया। उसके जहन में फिर लहराती हुई स्याह लकीर किसी नादीदा शख्स के कदमों के उभरने वाले पुरस्कार निशानात और जसवंत राम का इन दोनों से ताल्लुक़ का तिकोन चकराने लगा। अपनी मखसूस रिवॉल्विंग चेयर पर बैठकर प्रोफेसर ने एक बार फिर 3 बार रिकॉर्ड की हुई टेप को गौर से सुना, जिनमें हैरत अंगेज़ मुमासिलत थी। 3 बार बुध के रोज़ ही वो पुरस्कार मनाज़िर नज़र आए थे। बाकी दिनों में कोई काबिल ज़िक्र बात नज़र नहीं आई थी। क्यों? सिर्फ बुध के दिन में क्या ख़ास बात थी? स्याह लकीरों का लहराना किस बात की नुमाइंदगी करता था? कदमों के निशानात किस मखलूक के थे? और जसवंत राम का इन तमाम पुरस्कार बातों से क्या ताल्लुक़ था? प्रोफेसर पूरी तरह अपनी ज़हनी वर्जिश में मसरूफ़ था जब 20 मिनट बाद फ़ोन की घंटी बजी। हेलो, प्रोफेसर दुरानी स्पीकिंग, प्रोफेसर ने रिसीवर उठाकर पुरसुकून आवाज़ में कहा। सर, आपका पुराना खादिम खान लियाकत बोल रहा हूँ। रिसीवर पर मेजर लियाकत की आवाज़ उभरी। मैं तुमसे फौरी तौर पर एक अहम मसले पर तबादला ख्याल करना चाहता हूँ। क्या अभी हाजिर हो जाऊँ? इस वक्त क्या कर रहे हो? एक ख़ास मिशन पर राज स्याह कर रहा हूँ, मेजर लियाकत ने बड़ी इंकिसारी से कहा। लेकिन मेरी मसरूफियात आपके किसी हुक्म से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। मैं आज जो कुछ भी हूँ आप ही की बदौलत हूँ सर। नहीं, प्रोफेसर ने जवाब दिया। तुम अगर ज़हीन, मुहिब वतन और बावकार उसूलों के मालिक ना होते तो आज तुम्हारी जगह कोई दूसरा मुल्क और कौम की खिदमत कर रहा होता। मैंने जो कुछ भी किया वो मेरिट की बुनियादों पर किया था। मेरे लिए क्या हुक्म है सर? मेजर ने संजीदगी से दरियाफ्त किया। क्या तुम कल किसी वक्त आ सकते हो? आप जिस वक्त कहें हाजिर हो जाऊंगा। मेजर लियाकत, प्रोफेसर ने पाटदार लहजे में कहा, क्या ये मुनासिब न होगा कि हम एक दूसरे से बेतकल्लुफ़ दोस्तों की तरह पेश आएं? सर, मैं तुम्हारी मसरूफियात में मुदाखलत पसंद नहीं करूँगा, प्रोफेसर ने खान लियाकत की बात काट कर गहरी संजीदगी से कहा। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम मेरे लिए आसानी से कौन सा वक्त ऐसा निकाल सकते हो जो तुम्हारी सरकारी मसरूफियात पर असरअंदाज ना हो। मैं कल 3 और 4 बजे के दरमियान हाजिर हो जाऊंगा। राइट, प्रोफेसर ने प्यार से हुक्म दिया। कल शाम की चाय तुम मेरे साथ ही पियोगे। इसके बाद प्रोफेसर ने जवाब का इंतज़ार किए बगैर ही रिसीवर क्रेडिल पर वापस रख दिया था। हुकूमत की नज़रों में पंडित जमुना दास एक नेक और शरीफ शहरी था जो सिर्फ अपने काम से काम रखने का आदी था। 30 साल तक काली के सबसे बड़े मंदिर का महान पुजारी रहने के बाद उसने नासाज़ी तबाह की वजह से अपनी गद्दी चरण कुमार के हवाले करके खुद को घर तक महदूद कर लिया था। कुछ दिनों तक सरकारी डॉक्टर घर पर उसका इलाज करने की गर्ज से आता रहा। फिर बीमारी ने ख़तरनाक सूरत इख्तियार की तो उसे मिलिट्री अस्पताल के VIP रूम में दाखिल कर लिया गया। ये मराअत उसे खैर सगाली की बुनियादों पर दी गई थी। जमुना दास की उम्र इस वक्त 100 साल और 9 माह थी। वो हड्डियों का पंजर नज़र आता था। बंटवारे के बाद उसके ख़ानदान के बेशतर लोगों ने हिंदुस्तान जाना पसंद किया था, लेकिन जमुना दास उनके साथ नहीं गया। इसकी बीवी का इंतकाल 80 साल की उम्र में हो चुका था। इसके बाद जमुना दास की कुल कायनात उसका जवान बेटा नरमल दास था, जिसकी उम्र 30 और 35 साल के दरमियान थी। वो एक मकामी प्राइवेट फर्म में हेड क्लर्क के ओहदे पर मामूर था।
निर्मल दास खुश मिजाज, मेहनती और मिलनसार तबीयत का मालिक था, इसलिए दफ्तर के साथी इससे खुश रहते थे। बुनियादी तौर पर वो सुलह पसंद शख्सियत का मालिक था। जमुना दास को घर से मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल किया गया तो निर्मल दास ने बाप की तीमारदारी की खातिर दफ्तर से 15 रोज़ की रुख्सत हासिल कर ली। चुनाचे इस वक्त भी वो बाप के बिस्तर के करीब ही कुर्सी पर बैठा अखबार के मुताले में मसरूफ़ था। जब डॉक्टरों की टीम अंदर दाखिल हुई, निर्मल दास अखबार एक तरफ रखकर उठ खड़ा हुआ। जमुना दास अपने बिस्तर पर आंखें बंद किए लंबी लंबी सांसें ले रहा था। डॉक्टरों की टीम तकरीबन 1 घंटे तक इसकी बीमारी के किसी मौसर इलाज की खातिर बगौर मुआयना करती रही, फिर वापस लौट गई। निर्मल दास उनके साथ साथ था। कमरे से बाहर आकर उसने ड्यूटी डॉक्टर से दरियाफ्त किया, पिताजी की हालत को कोई ख़तरा तो नहीं है? ख़तरा? डॉक्टर ने एक तवील सांस लेकर कहा, हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ किसी इंसान की नॉर्मल उम्र आमतौर से 80-82 से ज़्यादा नहीं होती, जबकि तुम्हारे वालिद की उम्र 100 साल से भी 9 माह ऊपर तजावुज़ कर चुकी है। मैं समझा नहीं। निर्मल दास ने बेचैनी का इजहार किया। सही पोजीशन का इल्म लेबॉर्ट्री रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा, डॉक्टर ने अल्फाज चबाते हुए जवाब दिया। फ़िलहाल हम तुम्हारे वालिद की हालत को सिर्फ गैर इत्मीनान बख्श कह सकते हैं। बीमारी की असल नौइयत क्या है? असल नौइयत एक हो तो बताऊं? डॉक्टर ने निचला होंठ चबाते हुए मध्यम आवाज़ में जवाब दिया। मरीज़ के फेफड़ों ने काम करना छोड़ रखा है, जिगर का फंक्शन भी सही तरह काम नहीं कर रहा, गुर्दों का निज़ाम भी बड़ी हद तक मुतासिर है और सबसे ज़्यादा तशवीश इस बात की है कि पंडित जमुना दास को ग़िज़ा भी हज़म नहीं हो रही। मसनूई तौर पर जिस्मानी क़ुव्वत और हरारत को कब तक बरकरार रखा जा सकेगा? तो क्या मेरे पिता के बचने की कोई उम्मीद नहीं है? निर्मल दास ने कपकपाती आवाज़ में सवाल किया। हिम्मत से काम लो मेरे दोस्त, डॉक्टर ने उसे दिलासा दिया। हम डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर आखिरी वक्त तक कभी मायूस नहीं होता। मरीज़ को बचाने की खातिर हर मुमकिन तरीका इख्तियार करता रहता है। डॉक्टर, जमुना दास की आवाज़ भर्रा गई। मेरा ख्याल है कि आप मुझसे असल बात छुपा रहे हैं। नहीं, डॉक्टर ने गंभीर संजीदगी से कहा, तुम्हारे वालिद उम्र की जिस हद से गुजर रहे हैं वहाँ तक कम ही लोग पहुँचते हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हारे पिता मजबूत आसाब के मालिक हैं, जो अभी तक मल्टीपल अमराज से जिद्दोजहद कर रहे हैं। इनकी जगह कोई दूसरा होता तो शायद अब तक मौत और ज़िंदगी की जंग हार चुका होता। जमुना दास ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ दिल महसूस कर रह गया। इसके सिवा वो कर भी क्या सकता था? डॉक्टर ने जो कुछ बताया था और कहा था वो गलत भी नहीं था। जमुना दास के ख़ानदान के बेशतर लोग 75 और 80 साल की उम्र के दरमियान ही दाई अजल को लब्बे कहकर दुनिया से रुखसत हो चुके थे, जबकि जमुना दास इस तवील उम्र में भी अभी तक मौत से बरसरे पेकार था। तुम खामोश क्यों हो गए? डॉक्टर ने निर्मल दास का शाना पकड़कर कहा। डोंट बी अपसेट, हम खुदा पर भरोसा करते हैं, इसलिए इस वक्त तक मायूसी को गुनाह समझते हैं जब तक आखिरी सांस बाकी रह जाती है। जंग के मैदान में भी मौत और ज़िंदगी के दरमियान आँख मिचोली का खौलनाक खेल जारी रहता है। अगर हम हिम्मत हार दें तो फिर शिकस्ती हमारा मुकद्दर साबित होगी। मैं तुम्हें भी जवां मर्दी से हालात का मुकाबला करने का मशवरा दूंगा। सब कुछ अपने भगवान की मर्ज़ी पर छोड़ दो, वो जो करेगा बेहतर ही करेगा। हिम्मत हार देने से सिवाय मायूसी के और कुछ हासिल नहीं होता। डॉक्टर उसका शाना थपक कर चला गया तो निर्मल दास एक लम्हे तक राहदारी में गुमसुम खड़ा कुछ सोचता रहा, फिर पलटकर दोबारा कमरे में आ गया जहां जमुना दास खिलाफ तवक्को आँख खोले छत को घूर रहा था। वो किसी गहरी सोच व फिक्र में मुस्तगरक नज़र आता था। पिताजी, निर्मल दास तेज़ी से लपक कर बाप के करीब पहुंच गया। उसके लागर हाथ थामकर बोला, तुम इस समय कैसा महसूस कर रहे हो? अभी कुछ समय पहले
मेरे आसपास डॉक्टरों की भीड़ मौजूद थी। जमुना दास ने नज़रें घुमाकर निर्मल दास को देखा। वो आंखें पूरी तरह रोशन थीं, जिंदगी के तासुरात से भरपूर नज़र आ रही थीं। हाँ, निर्मल दास ने बाप को तफसील से आगाह किया। डॉक्टरों की पूरी टीम तुम्हारा मुआयना कर रही थी। वो तुम्हारी बीमारी का असल कारण मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद ही कोई इलाज होगा। जमुना दास जवाब में इस तरह मुस्कुराया जैसे निर्मल दास ने इससे कोई मजाकखेज बात कही हो। कुछ देर तक वो निर्मल के चेहरे पर नज़रें जमाए रहा और फिर सरसराते हुए लहजे में बोला, मैंने देवी देवताओं को राज़ी करने के कारण जो कठिन जाप किए हैं, जो शक्ति प्राप्त की है, वो आज भी मेरे शरीर में मौजूद है। मैं जानता हूँ पिताजी, निर्मल दास ने बाप के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, इस देश में तुमसे बड़ा कोई पंडित नहीं है। लेकिन क्या? जमुना दास ने बेटे को अजीब नज़रों से देखा, फिर बड़े तल्ख लहजे में बोला, तू क्या कहना चाहता है मूर्ख? जो कुछ मन में है खुलकर उगल दे। मैं तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा दास, तुम्हारा सेवक हूँ पिताजी, निर्मल दास ने हाथ बांध कर कहा। क्या तुम अब भी मुझसे खफा हो? हाँ, जमुना ने सारी जान से कपकपाते हुए कहा, डॉक्टरों के पास मेरा कोई इलाज नहीं है। वो सब अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? निर्मल दास ने भीगी नज़रों से बिस्तर पर पड़े हड्डियों के उस पंजर को देखा जिसका गोश्त छुरियों की शक्ल इख्तियार करके हड्डियों का साथ छोड़ता जा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि उसका बाप अब इस दुनिया में चंद दिनों से ज़्यादा का मेहमान नहीं है, लेकिन रिश्ते की नोयत ने उसके दिल की धड़कनों में ज्वार भाटे की कैफियत पैदा करती थी। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो आज तक तेरी समझ में नहीं आया। जमुना दास का पंजर गुस्से से खड़खड़ाने लगा। उसने खशमगी नज़रों से निर्मल दास को घूरा। तू हमेशा अपनी दुनिया, अपनी भावनाओं में मगन रहा। तूने मेरा कहा कभी नहीं माना, कभी इस रास्ते पर चलने की कोशिश नहीं की जो मैंने तेरे लिए चुना था। तूने हमेशा मुझे निराश किया, मेरा कहा नहीं माना, अपनी दुनिया में मस्त रहा और आज मेरे सामने खड़ा झूठे नीर बहा रहा है। दूर हो जा मेरी नज़रों से। जमुना दास की आवाज़ की खन करज सुनकर निर्मल दास एक लम्हे को हैरत ज़दा रह गया। उसने बाप को बहुत गौर से देखा। उसके दिल में एक परेशान कुन ख्याल उभरा। शायद पिताजी का आखिरी समय सर पर आन पहुंचा है, जब भी वो संभाला लेकर होशमंदों जैसी बात कर रहे हैं। वो बाप के जले कुटे लहजे के जवाब में कुछ कहना चाहता था, लेकिन जमुना दास ने उसे तेज़ नज़रों से घूरते हुए कहा, तेरे मन में अभी तक धरती का सारा गंद भरा हुआ है मूर्ख। जब भी तू अपने मन में उल्टी सीधी सोच रहा है, तू अभी तक बाप के सही स्थान का अंदाज़ा नहीं लगा सका। जीवन के बखेड़ों में उलझकर तूने अपनी मट्टी भी पलीद कर रखी है और पिता की आत्मा को भी दुख पहुंचा रहा है। चला जा मेरे सामने से। पिताजी, निर्मल दास तड़प उठा। मैं समझ नहीं सका कि तुम क्या कह रहे हो। भगवान के लिए मुझे क्षमा कर दो, लेकिन मुझसे मुंह न मोड़ो। अब तुम्हारे सिवा इस धरती पर और कौन मेरा अपना रह गया है। यही तो तेरी सबसे बड़ी भूल है मूर्ख, जमुना दास ने तिल मिलाकर कहा। अगर तू मेरा कहा मान ले तो फिर इस धरती पर मेरे पास तू ही सबसे बड़ा बलवान होगा। सब कुछ तेरा अपना होगा। बड़े से बड़ा शक्तिदान भी तेरे साथ पंजा लड़ाने की भूल नहीं करेगा। परंतु तूने हमेशा यही समझा कि मैं तुझसे ठठोल कर रहा हूँ। मन बहलाने के कारण तुझे झूठे सपने दिखाता हूँ। डॉक्टर ने तुम्हें ज़्यादा बातें करने के लिए मना किया है। निर्मल दास ने हाथ जोड़कर विनती की। तुम्हारे फेफड़ों पर बात करने से बुरा असर पड़ेगा। मैं तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम ज़्यादा बातें न करो। डॉक्टर बकवास करते हैं, जमुना दास ने चिल्लाकर सेहतमंदों जैसे अंदाज में कहा। मेरे शरीर का एक एक अंग काम करना छोड़ दे, फिर भी मेरी ज़िंदगी मेरी मुट्ठी में बंद रहेगी। देवी देवताओं ने मुझे जो वचन दिया है
वो कभी गलत नहीं हो सकता।